आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा आज लगता है हिला हुआ है। हाँ, मैं एक्चुअली वो लॉग इन होने में भी दिक्कत हो रही थी। आई होप स्टेबल हो जाएगा अभी। आई थिंक लेट्स जस्ट होप। चले फिर ऐसा करते हैं कि शुरू करते हैं हम क्विकली सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे पास अब सवाल आने शुरू हो चुके हैं। मैं तब तक इनसे पहला सवाल एक जो टैक्स सेवर फंड के ऊपर आया था हर्ष हमारे पास, हाँ वही जी। ले लेते हैं। मैं उसी के ऊपर बात भी कर रही थी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं वो क्वेश्चन जरा ओपन करती हूँ। टैक्स सेवर फंड के ऊपर किसका सवाल था हमारे पास? नॉट दिस वन। हाँ, ये भी नहीं। मीनवाइल नेटवर्क थोड़ा ठीक हुआ क्या इस बात अभी? हर्ष, मैं अभी आपको नहीं देख रही हूँ, अभी मैं सवाल ढूंढ रही हूँ अपने। तो आप चलें, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है? आया नहीं अभी तक, मेरी स्क्रीन पे तो अभी तक नहीं आया। आपके यहाँ स्क्रीन प्रॉब्लम है इसका मतलब आपके यहाँ नेटवर्क मेजर इशू है हर्ष। कैन यू सी इट नाउ? ओके, कैन यू हियर मी? अब नहीं, अभी दिख रहा है, अभी दिखने लग गया, अभी वो स्क्रीन पे आ गया है। ओके, सो निपॉन इंडिया टैक्स सेवर का रिटर्न बीते 3.5 साल से अच्छा नहीं है, क्या इस फंड में निवेश बंद कर देना चाहिए? मेरी आज एक ऐसे शख्स से बात हुई जो इस फंड हाउस में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इनका जो अप्रोच था पहले वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का था और पीएसयू हैवी अप्रोच था उनका। और अभी इसी साल आई गेस या पिछले साल ही इनके फंड मैनेजर को भी चेंज किया गया है और इनका अप्रोच भी अब एक लार्ज एंड मिड कैप फंड के टाइप में ये कर रहे हैं। व्हाट्स योर टेक? आपकी क्या राय है इस फंड के ऊपर? स्वाति, आपने सही कहा कि अगर हम इनका परफॉर्मेंस देखें लास्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स टाइम होराइजन का, तो ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ द पैक था। जो भी ईएलएसआई स्कीम्स है उनमें सबसे बॉटम परफॉर्मिंग था। लेकिन अभी अगर कुछ महीनों की बात करें, इस साल की बात करें, तो रिटर्न्स ये आ गया है ऊपर, मतलब दे स्टार्टेड बाउंस्ड बैक और रिटर्न्स अच्छा देने लगा है। तो इनका जो सवाल है कि भाई अभी मैं निकल जाऊं, सो आई थिंक अब ये ना रिवर्स ट्रैजेक्टरी पे है। तो एट दिस मोमेंट निकल जाना, क्योंकि 3.5 साल से ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो आई थिंक अभी एक बार बने रहे, इसे कंटिन्यूसली रिव्यू करें, वापस 6 महीने और 1 साल बाद फिर से रिव्यू करें और फिर डिसाइड करें। आई थिंक विल बेटर 6-8 मंथ या 1 साल तो अभी देना बनता है इस फंड पे। ओके, अमित नंदवानी जी का सवाल, 29 इयर्स इनकी एज है। पोर्टफोलियो में एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स, एसबीआई फोकस्ड, मिरर इमर्जिंग, इन्वेस्को कॉन्ट्रा और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स है। ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? स्वाति, 2 इंडेक्स फंड मैंने सुने, आपका एचडीएफसी बताया उन्होंने, सेंसेक्स, सेंसेक्स एसबीआई और निफ्टी एसबीआई निफ्टी, करेक्ट। एंड एसबीआई फोकस्ड एंड मिराई इमर्जिंग, सो आई थिंक, और इन्वेस्को और इन्वेस्को कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा, राइट। सो सिर्फ एक है कि 2 इंडेक्स फंड, हालांकि उन्होंने सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग किया है, बट आई थिंक कोई भी एक कोई भी एक इंडेक्स फंड काफी है और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मान लीजिए अगर उन्होंने सेंसेक्स, मुझे पर्सनली सेंसेक्स ज्यादा पसंद है, 30 स्टॉक्स का बास्केट है, एंड इक्विटी से मानता हूँ कि जितना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो फोकस्ड जो अप्रोच रहता है, 25-30 कंपनीज इज गुड डाइवर्सिफिकेशन। तो सेंसेक्स वाला एचडीएफसी रिटेन करें और एसबीआई का जो निफ्टी है वो बंद कर दें और उसकी जगह पे उन्हें एक और फंड, कोई दूसरी कैटेगरी का या दूसरी थीम का इन्हें ऐड कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल फंड है, जो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, तो उधर वो एक इंटरनेशनल फंड जोड़ लें, तो इनका पोर्टफोलियो फिर और एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। अमित, आई होप यू गॉट योर आंसर। चले आगे बढ़े फिर। हाँ जी। स्मॉल कैप सजेशन फॉर लॉन्ग टर्म, 30 से 33 साल। पता नहीं ये उम्र लिखी है गुलशन जी आपने या आपने नजरिया लिखा है? इन्होंने 30/33 इयर्स कह दिया है। ये मान के चले कि ये इनका निवेश का नजरिया है, 30 से 33 साल। स्मॉल कैप फंड में कुछ ऑप्शन, आपके फेवरेट स्मॉल कैप फंड कौन से? आप जानती हैं स्वाति, मैं डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड तो कभी भी सजेस्ट ही नहीं करता हूँ। लेकिन क्योंकि एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है, उनको स्मॉल कैप में ही करना है, तो एसबीआई की स्मॉल कैप अच्छी है स्कीम जिसमें कर सकते हो निवेश। एक्सिस का स्मॉल कैप अच्छा है, ये एक्टिवली मैनेज्ड है। और आपको ध्यान होगा पिछली बार हमने आदित्य बिरला की 50 स्मॉल कैप एंड निपॉन एंड मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स फंड की बात की थी, जिसमें 50 स्टॉक्स एंड 250 है। तो अगर इंडेक्स सोच रहे हैं लेने का,
तो आई थिंक आदित्य बिरला का 50 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो ले सकते हैं। सनी सोनी जी का सवाल है, आईसीआईसीआई फ्रीडम एसआईपी इज गुड और नॉट? मैंने इस पे थोड़ी सी पढ़ाई की थी, जहां पर ये था कि आपको एक सेट फंड में ही एसआईपी करनी होती है और उसके बाद एसडब्ल्यूपी के लिए आपको एक सर्टेन जो उनके पास तय फंड है उसमें वो स्विच होता है पैसा और फिर वहां से एसडब्ल्यूपी होती है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप इवन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, या जो आप कह रहे हैं आई आल्सो काइंड ऑफ नोन अबाउट इट। तो मे बी हम इसके बारे में और या तो पता करके, इनका एक्चुअली पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने, इन्होंने जैसे खाली पूछा फ्रीडम एसआईपी करनी है क्या, लेकिन किस पर्पस से करना चाह रहे हैं वो अगर बताते हैं तो मे बी वी कैन सजेस्ट समथिंग टू हिम। मुझे याद है फ्रीडम एसआईपी के बारे में मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी थी और मुझे वही था कि इसमें बेसिकली आपको रिटायरमेंट के लिहाज से ये प्रमोट कर रहे हैं इसे, जहां पर है कि आप एक सर्टेन टाइम तक आप उनके जो इक्विटी बास्केट में से कुछ ऑप्शन देते हैं आप उसमें निवेश करेंगे और उसके बाद एक तय समय के बाद वो एक डेट फंड में, वो भी उनका तय है कि इन 4 या 6 डेट फंड में, और फिर वहां से वो एसडब्ल्यूपी शुरू होती है। अगर मैं सही, मुझे याद है तो यही था अप्रोच। मुझे लगता है ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। ये रिटायरमेंट सॉल्यूशंस में आता होगा। जो एमसी की कैटेगरी है, सेबी ने जो कैटेगरी बनाई थी रिटायरमेंट सॉल्यूशंस का, ये उसी में आता है। और ये जस्ट अ फॉर्मेट कि आप जब तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इक्विटी में कर रहे हैं, बाद में डेट में कन्वर्ट होकर एसडब्ल्यूपी आ जाएगा। तो या बट इनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या अगर वो बता दें तो मे बी वी कैन सजेस्ट समथिंग फॉर हिम। ओके, ऑलराइट। अमित वर्मा जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर, थैंक यू सो मच। ओके, ये फिर क्वेश्चन जंप होके भाग गया आगे पीछे कहीं पर। लेट मी गो बैक टू ऊपर जहां से मैंने लेना शुरू किया था क्वेश्चन। स्मॉल कैप हो गया। अभिषेक जी का सवाल है। हाय अभिषेक जी, experts say that too many fund in portfolio is not good, but when I can track and manage all my funds, then where is the problem? बताएं। सो देखिए, क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हैं इसका मतलब आपको पोर्टफोलियो में स्कीम्स होनी जरूरी है नहीं। आइडिया क्या है, आप पोर्टफोलियो बनाते किस पर्पस से है कि वेल डाइवर्सिफाइड हो। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पस है अगर आपका 6 स्कीम में पूरा हो जाता है तो क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हैं, आप 10 स्कीम जोड़ेंगे या 15 स्कीम जोड़ेंगे तो आपको मिल क्या रहा है उसके तहत, मतलब व्हाट आर यू गेटिंग। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा फिक्स होता है, ऐसा नहीं हम ज्यादा स्कीम है तो हम ज्यादा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और अगर हम स्कीम में ओवरलैपिंग देखते हैं तो ओवरलैपिंग भी बहुत होगी। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, वो वन ऑफ द टॉप होल्डिंग्स इन मोस्ट ऑफ द स्कीम्स, तो आप 15 स्कीम रखेंगे उसमें अगर एचडीएफसी बैंक है तो क्या मिला आपको। तो ट्रैक करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों करेंगे आप। मेरा आई बिलीव। ओके, दीपक कनौजिया जी का सवाल है कि 6 से 7 साल में 25 से 30 लाख चाहिए, 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, ये पॉसिबल है क्या इस अमाउंट को अचीव करना? बाकी के शुरू का पार्ट अगर फिर से बोलेंगे क्योंकि उस समय हैंग हो गया था। आज आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा मुसीबत कर रहा है हर्ष। 25 से 30 लाख 6 से 7 साल में 20,000 की एसआईपी नहीं, 25 से 30 साल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप 20,000 25 से 30 लाख, हाँ 25 से 30 लाख इन 7 years विद 20,000 अ मंथ, मुझे नहीं लगता हो पाएगा। इज वेरी डिफिकल्ट। और अगर हम 7 साल बताए इन्होंने, राइट हो जाएंगे। 26 लाख के आसपास आ रहा है हर्ष। क्या रिटर्न ले रहे हैं आप? 12%। ज्यादा ले रहे हैं क्या? नहीं, 10%। आई मीन ये भी अनुमान ही है एक्चुअली। एक सेकंड, मैंने भी कैलकुलेटर रख रखा है। आपने कहा कि 25 लाख, राइट? 25, मेरे कैलकुलेशन कहती है 26 लाख के आसपास जुड़ सकती है, लेकिन अगर वही 10% की एक्चुअली आपने सही कहा कि अगर 19,000 से इनका 25 लाख 7 साल में हो जाता है, अज्यूमिंग अ रेट ऑफ 12%, तो अगर 12% मिलता है तो या एंड होपफुली अगर 7 years का टाइम होराइजन है तो इक्विटी पोर्टफोलियो बनाए। अगर एग्रेसिव स्टैंड ले सकते हैं तो इक्विटी पोर्टफोलियो बना के अगर करते हैं और 12% मिलता है तो या व्हाई नॉट। ओके, ऑलराइट। तो दीपक जी, अगर 10% का भी रिटर्न मैं लेके चल रही हूँ तो भी आपको 24 लाख के आसपास, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे तो हो जाने की गुंजाइश पूरी है। नारायण बर्मन जी का सवाल है, आर्मी से हैं, 30 साल इनकी उम्र है। जरा गौर से सुन लीजिएगा। पोर्टफोलियो एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई स्मॉल कैप, पीपीएफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, म्यूरो एसेट इमर्जिंग, 20 साल का नजरिया है, 1 करोड़ की का टारगेट है।
अमाउंट कितना इन्वेस्ट करेंगे? स्कीम का नाम तो बता दिया। अमाउंट 3,000, 2 5,000, 2 7,000, 8 10,000 रुपए। तो 10,000 महीने का, और टारगेट आफ्टर 20 ईयर्स है 1 करोड़। वेल आई थिंक आराम से हो जाना चाहिए। और हम्म जो स्कीम्स हैं, ब्लू चिप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मेरा तो हर कैटेगरी की अच्छी स्कीम उन्होंने चूज कर रखी है। हम्म तो पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एंड हम्म विद दिस अमाउंट 1 करोड़ तो हो जाना चाहिए आई बिलीव। 10% के हिसाब से 75 लाख के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको नो बट ध्यान दीजिए। हाँ अगर हम 20 इयर्स का टाइम होराइजन ले रहे हैं ना, तो 10% एंड 100, मतलब हम पूरा इक्विटी में जा रहे हैं, और 10% का करेक्ट। रिटर्न विल बी वेरी कंजर्वेटिव आई थिंक। हम्म So I think 12 to 14% is decent to assume। और सीधी सी बात है, कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हैं तो आगे जाते हुए 10 की 11, 11 की 12 एसआईपी, यानी 12,000 की एसआईपी बढ़ा लीजिएगा जहां भी कर सकेंगे आप। हाँ, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया संदीप राणे जी का। 75 लाख रुपए क्या डिसेंट अमाउंट है मेडिकल एजुकेशन के लिए 15 साल के बाद? मेडिकल की फील्ड की क्या फीस फी स्ट्रक्चर है। है, आई थिंक वो, हाँ वो आज की तारीख में, और उसमें भी आई एम श्योर कि अलग अलग जो स्पेशलिटीज हैं उनकी फीस अलग होती होंगी। तो हम्म आई डोंट थिंक हम इस चीज से करेक्ट आंसर दे पाएंगे कि 75 लाख सफिशिएंट है। आई थिंक इन्हें आज की फीस स्ट्रक्चर को पता करना चाहिए। करेक्ट। और हर्ष, आपकी आवाज चली गई, और हर्ष यहाँ पर एकदम फ्रीज हो गए हैं। कोई बात नहीं, जब तक कि हर्ष आते हैं तब तक हम, नहीं आते हैं तब तक हम आके सवाल कोशिश करते हैं लेने की। तो संदीप राणे जी, हम ये कह रहे थे आपसे कि क्योंकि हमें नहीं पता कि फी कितनी होती है मेडिकल की अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, तो आप एक काम करें, आप अगर अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं मुझे, तो मैं एक फॉर्मूला दे दूंगी आपको नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिर्फ आपके लिए संदीप जी। आप उस फॉर्मूले में बैठा के ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए अभी का फी 10 लाख है, तो उसमें आप 7% 6% का अगर आप इन्फ्लेशन ऐड कर सकते हैं तो कितनी हो जाएगी। और यहाँ पे हर्ष मुझे दिख रहा है कि वापस आ गए हैं। हर्ष ब्लिंक हाँ जी, कीजिए वापस जरा, आ ब्लिंक गया। कीजिए तो मुझे समझ में आएगा। स्वाति और से ये यकीन मानिए 4 नेटवर्क के साथ बैठा हूँ, मोबाइल डेटा प्लस 3 डिफरेंट नेटवर्क। इसीलिए इसीलिए ज्यादा का काम गड़बड़ी का होता है। एक के साथ बैठते ना तो अभी आराम से चल रहा होता। नहीं, अभी अभी मोबाइल डेटा पे आ गया हूँ मैं, तो आई एम हाँ, अज्यूमिंग कि प्लीज ये, मोबाइल डेटा पे रहिए। यस, अभी अभी ठीक होगा, आई एम श्योर। ठीक है, मैं संदीप जी के लिए बोल रही थी कि वो जो फॉर्मूला होता है ना निकालने का, कि अगर इन्फ्लेशन ऐड कर दीजिए तो कितना हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड करेक्ट। 10 इयर्स में, तो वो निकाल सकते हैं, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे और दूंगी। मैं और एजुकेशन इन्फ्लेशन करीबन 15% एज्यूम करें तो बेटर है। अच्छा, कितना परसेंट? सॉरी। 15% के हिसाब से आप मेडिकल, ये कोई भी एजुकेशनल इन्फ्लेशन पकड़ के चले तो बेटर है। आओ। उसमें हमने कैपिटेशन फीस वगैरह की बात नहीं की फिलहाल, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, ऑलराइट। चलिए गुलशन जी, आपके सवाल का जवाब हो गया, अब आप सवाल लिखना बंद कर सकते हैं। तेजवीर सिंह का है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट 1.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग पर्पस के लिए। अभी तक ये फिलहाल सारा एनएससी में डाल दे रहे हैं। पीपीएफ बहुत ही लंबा ड्यूरेशन है, तो वो शायद उनको पसंद नहीं है। तो बताएं क्या ऑप्शन है। मैं इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ये बांट रही थी, खुद ही नोटबुक में लिख रही थी बैठ के कि कैसे बांट सकते हैं इस पैसे को। इसमें टेन्योर इन्होंने हाईलाइट किया है कि भाई इन्हें 15 साल पीपीएफ में पीपीएफ ज्यादा इनको रहना लंबा है। लग रहा है। करेक्ट तो आई करेक्ट। थिंक इनका जो फोकस है वो है कि मुझे लॉन्ग टर्म, मतलब इतने लंबे के लिए मुझे पैसे ब्लॉक नहीं करने। आई थिंक दैट इज हिज ऑब्जेक्टिव, तभी इन्होंने एनएससी चूज किया है। हम्म। और जो शॉर्टेस्ट टेन्योर है वो है ईएलएसएस, लेकिन वो इक्विटी प्रोडक्ट हो गया। हम्म उसके बाद आप कुछ अगर देखना चाहें तो बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं, जो 5 इयर्स और 5 इयर्स एंड 10 इयर्स की डिपॉजिट्स जो होती हैं, वो हम्म आपको टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी देती है। तो वो एक ऑप्शन आपके पास है, एनएससी है, पीपीएफ ऑफ कोर्स है। बाकी तो जो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह है तो वो तो ऑब्वियसली वी आर नॉट कंसिडरिंग। तो अगर टेन्योर आपका इशू है तो, तो ईएलएसएस ही बेहतर है फिर तो। 3 साल में आप, लेकिन वही 3 साल इतना कम में इक्विटी में रखेंगे तो बड़ा रिस्की भी हो जाएगा। एंड ये अभी तक डेट इन्वेस्टर है ना, तो हम इन्हें हम्म खाली टेन्योर के लिए, अगर सिर्फ टेन्योर के लिए हमने ये ईएलएसएस कहा है, तो ये भी समझ रहा हूँ कि ईएलएसएस इक्विटी स्कीम है, और हम्म। उसमें मिनिमम 3 इयर्स है, उसके बाद आप जब तक चाहे रख सकते हैं। तो आप उसके बाद भी जरूरी नहीं निकालना है आप। तेजवीर सिंह, मुझे लगता है ना आपको थोड़ा सा अप्रोच अपना यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। ये कम ड्यूरेशन वाला ढूंढ रहे हैं ना,
आप इसको क्यों नहीं पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाते हैं और इसको आप जो लंबा टेन्योर वाला छोड़ दीजिए सारा, रिटायरमेंट के लिहाज से काम आएगा बाद में। वहां पैसे भी नहीं निकाल सकते आप बीच में, वरना जो ये हमें अंदर जो एक वो होती है ना, एक जो वर्ड है वो मैं यहाँ यूज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो 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 हमेशा इच्छा बार 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 आपको, पैसे निकालने की जो हमारे अंदर तलब हो जाती है कि अच्छा जो निकाल लेते हैं, पैसे बढ़े हुए दिख रहे हैं, वो नहीं होगा वहां पे। तो आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा रिटायरमेंट के लिहाज से। इनफैक्ट स्वाति एक चीज और, ईएलएसएस में आप है ना इसको बहुत अच्छी तरह एक री अगर लिमिटेड, कई बार लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि भाई मैं हर टाइम ईएलएसएस एटीसी के इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे फ्री नहीं रहते हैं। तो ईएलएसएस बहुत अच्छा काम करता है। आप आज इन्वेस्ट कर दें, 3 साल बाद जब लॉकिंग खत्म होता है आप उसे रिडीम करके फिर से इन्वेस्ट कर दें, तो आपको टैक्स बेनिफिट थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है एटीसी का। तो वही पैसे आप रोटेट करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सूरज पवार जी का सवाल है, इनका पोर्टफोलियो सुनिए जरा गौर से। ABSL स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी, ABSL लो ड्यूरेशन, ABSL इंडिया जेन नेक्स्ट, ABSL फ्लेक्सी कैप, और फिर DSP फ्लेक्सी कैप, और फिर DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। 30 साल का एज 30 साल है, निवेश अगले 5 साल के लिए, 2 साल से निवेश कर रहे हैं, तो कुल निवेश जो है वो 7 साल के लिए किया। काश कि इनसे बात हो पाती और समझ पाते कि ये इतना इन्हें ज्यादा लगाव ABSL से क्यों है, लेकिन क्यों किसी एक ही फंड हाउस के इतने फंड्स पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है स्वाति है, जैसे हमने पहले भी इसके लिए बात की थी कि भाई अगर आप 5-7 फंड हाउसेज में पैसे डिवाइड करके करते हैं तो हर फंड मैनेजर की आपको एक्सपर्टीज मिलती है। हर फंड हाउस का एक खुद का इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, वैल्यू ओरिएंटेड है। और आप देखेंगे ना कि हर हर फंड हाउस का भी अपना बायस होता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टॉक, कोई पीएसयू ज्यादा लेता है, कोई प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो ये जो अगर आप एक ही फंड हाउस में हैं तो मोर और लेस आपका सब एक जैसा दिखेगा। और और ऐसा क्या है आपके ये कंपल्शन कि आपको इसी में करना है? अगर कोई एसबीआई कहता है तो समझ में आता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो उनको एसबीआई पे बहुत भरोसा होता है, लेकिन बिरला एंड डीएसपी आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। तो डिवाइड करें, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग सेगमेंट्स में करें और अलग फंड हाउसेज में करें। आई थिंक दैट विल बी बेटर। और 5 या 6 स्कीम से ज्यादा जरूरत नहीं है। और इनके पोर्टफोलियो बड़े लीग से हटकर फंड्स हैं सारे। मतलब जो नॉर्मली कहते हैं एक लार्ज कैप ले लो, एक मिड कैप, लार्ज मिड ले लो, एक इंडेक्स ले लो, वैसा नहीं है। सब स्पेशल अपॉर्चुनिटी और उस तरह के थीमेटिक काइंड ऑफ फंड दिख रहे हैं। थीमेटिक काइंड है जिसमें वो एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये कॉन्शियसली चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने के लिए इन्होंने स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, इंडिया जेन नेक्स्ट, ये सब लिया है तो एक अलग बात है। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए ना ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, कन्वेंशनल स्टाइल जो है ना कि लार्ज कैप मिड कैप, ये ज्यादा बेटर होता है एटलीस्ट फॉर अ लेमैन इन्वेस्टर। सौरभ जी का सवाल है कि पापा की उम्र 62 साल है, पोर्टफोलियो ऑफ 1 करोड़ इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, इक्विटी में 15 लाख है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज में और 10 लाख है UTI हाइब्रिड फंड में। व्हाट शुड आई डू रिगार्डिंग व्हाट? सौरभ जी, ये सवाल आपको लगता है कि थोड़ा और कुछ इसमें चाहिए हमें डिटेल्स? जितना मैं समझा ये 62 इयर्स के हैं, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें से HDFC बैलेंस एडवांटेज 15 लाख, उसमें 15 लाख है और दूसरा स्कीम कौन सा था? UTI हाइब्रिड फंड में 10 लाख है। तो ये बैफ जो HDFC की बैलेंस एडवांटेज और UTI का जो हाइब्रिड फंड है इसके बारे में पूछ रहे हैं हमसे। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जानना क्या चाहते हैं कि क्या इस फंड में बने रहना है या फिर वो ये सही। I don't know. The question is not complete, I guess. We'll wait. मैं समझ रहा हूँ। Yeah, okay, we'll ask for more information. Will सौरभ जी, we'll need some more कि आपको exactly क्या आपका कंसर्न क्या है, आप इस फंड के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कुछ और ये भी लिखिए कि ये जो निवेश हो रहा है उसका पर्पस क्या है, तो उससे जवाब देने में थोड़ी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। ओके, अब चलिए अब सवाल लेते हैं हम अपना, जो हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए थे। लेट मी जस्ट पिक अप दोस क्वेश्चन। चलिए मोहिनी जी का सवाल लेते हैं। मोहिनी यादव जी रहती तो मलेशिया में है, इनकी मम्मी जो है वो पुणे में रहती हैं और उनके लिए ये सवाल है, उनके लिए जानना चाहती हैं। आपको सवाल दिख रहा है? हाँ जी, आ गया।
सो माँ जी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, उम्र 55 साल है, बहुत बड़ी ज्यादा उम्र नहीं है अभी, हालांकि हेल्थ कंडीशन थोड़ी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और कवर 10 लाख का लेना चाहती हैं। दो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, स्टार हेल्थ डायबिटीज सेफ और स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव विथ बाईबैक राइडर फॉर पीडी। बताएं, आपको मैंने सवाल क्योंकि पहले भेजा था तो आपने रिसर्च कर लिया होगा। हाँ जी, और मुझे एक्चुअली वक्त लगा क्योंकि ये जो नाम है हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव विद बाईबैक राइडर ऑफ पीडी मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आप ऐसा बाइसो। बाईबैक बाईबैक, आई मीन दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टर्म्स इन इंश्योरेंस पॉलिसीज कि आप बाईबैक क्या करेंगे, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को बाईबैक कर रहे हैं। तो इन हम्म एनी केस मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो डायबिटीज सेफ जो पॉलिसी है हम्म ये डायबिटीज को कवर करती है, और दो प्लान है इनके पास, प्लान ए प्लान बी। और वो डायबिटीज जो प्लान ए है जिसमें आपका मेडिकल स्क्रीनिंग होगा, हम्म वो स्क्रीनिंग करने के बाद आपका तुरंत ये कवर चालू हो जाता है। हम्म और अगर आप प्लान बी लेते हैं जिसमें आपको स्क्रीनिंग मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, तो हम्म उसमें आपको वेटिंग पीरियड है 15th मंथ से कवर चालू होता है। हम्म और अगर हम अंदर उसके अंदर में जाके देखा थोड़ी की रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, तो हम्म रिस्ट्रिक्शंस में दो तीन चीज मुझे दिखी कि एक तो है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का जो रिस्ट्रिक्शन है, सब लिमिट्स बहुत है इसमें। ओके। और वो लिमिटेड है, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी भी ली तो आपका कवरेज सिर्फ 4 लाख रुपए तक का है कुछ। हम्म एंड डायबिटीज से मायोकार्डिनल जो हार्ट डिजीजेस होती हैं उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपीज, हम्म 7% ऑफ द क्लेम और 5,000 रुपीज। हम्म एंड वैसे सब लिमिट्स मुझे बहुत ज्यादा लगी, तो आई डो दो ये डायबिटीज को कवर करता है फ्रॉम डे वन, तो हम्म ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा होगा एंड रिस्ट्रिक्शंस होने वाले हैं। हम्म जो दूसरा इनका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जो बात की थी, उसमें सिर्फ एक बदलाव है कि जो प्री एग्जिस्टिंग जो रेगुलर कोई भी आप अगर मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, हम्म उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आर कवर्ड आफ्टर 3 और 4 ईयर्स। आईआरडी का रेगुलेशन कहता है कि 4 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर हो जाती है। तो कई पॉलिसीज ने क्या किया है, वो रिड्यूस करके 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे जैसे उनका अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। हम्म तो इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि आप ये राइडर अगर लेते हैं तो प्री हम्म एग्जिस्टिंग डिजीजेस का जो वेटिंग पीरियड 36 मंथ का है, हम्म वो आप रिड्यूस करके 12 महीने का कर सकते हैं, तो 1 साल बाद आपका प्री एग्जिस्टिंग कवर होना चालू हो जाएगा। ओके। सो इन दोनों में से मैं कहूंगा अगर लेना है तो ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव कवर लें, जिसमें आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो टेन्योर है वो कम कर सकते हैं। हम्म लेकिन इससे बेटर ये होगा कि आप एक जनरल मेडिक्लेम पॉलिसी जो सभी कंपनीज ऑफर करती हैं, उसमें हम्म आप अपना डिक्लेयर करें कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, आपको उस पे लोडिंग होगी प्रीमियम पे। सो कोई कंपनी आपको 10% लोडिंग करेगी, कोई आपको 35-40% भी लोडिंग कर सकती है प्रीमियम का। हम्म और फिर उसमें वेटिंग पीरियड आ सकता है कि आपका डायबिटीज और हाइपरटेंशन विल नॉट बी कवर्ड फॉर 3 इयर्स या 4 इयर्स, जो भी कवर होगा, और फिर पूरा कवर होता है। तो आई हम्म थिंक कोई भी जनरल मेडिक्लेम पॉलिसी लेंगे बेटर है, रादर देन द डायबिटीज सेफ। जो उससे बेटर है कि जनरल पॉलिसी लें, उसमें वेटिंग पीरियड होने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। हम्म क्योंकि आप अभी कवर ले रहे हैं जो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस फॉर इमीडिएट पर्पस, हम्म लेकिन फुल लाइफ लॉन्ग आपका सब लिमिट्स रहेंगी। इससे अच्छा आप फर्स्ट 4 इयर्स वेट कर लीजिए और लाइफ लॉन्ग फुल कवर मिले, दैट इज अ मच बेटर कॉम्बिनेशन। तो उसमें आपके पास टाटा, HDFC, एर्गो की पॉलिसीज हैं, आपके पास बजाज आलियांज हैं, ये चेक कर लें और हम्म प्रीमियम कंपेयर करके जो कम से कम वेटिंग पीरियड वाला है वो ले लें, लेकिन जनरल पॉलिसी लें, कोई भी स्पेसिफिक डायबिटीज सेफ वाली मत लें। ओके। तो और मोहिनी जी, अगर आप चाहती हैं कि इसमें हर्ष आपकी मदद करें, तो आप हर्ष से कांटेक्ट कर सकती हैं डायरेक्टली। उनका उन तक पहुंचने के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी और आप वहां से उन्हें कांटेक्ट कर सकती हैं। क्विकली सवाल एक लेते हैं, जो हमने पहले बात की थी सौरभ जी के, जिनके पापा जी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था, उन्होंने दोबारा भेजा है कि वो जानना चाहते हैं कि इन दोनों फंड्स में कंटिन्यू करें या स्विच टू अदर फंड्स। द होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 to 7 years to grow the corpus moderately. ना आई थिंक फाइन है, अगर वो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, और इन्होंने 1 करोड़ का कॉर्पस बताया है जिसमें से 25 लाख रुपए ये मैं मान रहा हूँ ये हाइब्रिड इक्विटी काइंड ऑफ स्कीम्स में होगा, हम्म बाकी सब डेट में ही होगा। दैट इज वाई इन्होंने खाली इन दो स्कीम्स के बारे में बताया है। हम्म तो एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू 75 और 25 का रेंज है, 25 हम्म इक्विटी, 75 डेट, तो इतना रिस्क आप डेफिनेटली 5 to 7 ईयर्स के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्विकली पीयूष सिंह जी का पोर्टफोलियो, उम्र 28 साल है, SIP है 5,000 की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI स्मॉल कैप, कैनरा रुबिको इक्विटी हाइब्रिड, इन्वेस्को मिड कैप एंड क्वांट एक्टिव फंड। ओके, 5,000 के लिए 5 स्कीम्स हैं। 5,000 इन ईच इन PPFS फ्लेक्सी कैप,
SBI small cap, Canara Robeco equity hybrid, Invesco mid cap and Quant active fund. आई थिंक फंड्स अगेन आर फाइन, मतलब फिर भी ऐसे, मतलब ऐसे कुछ चेंज करने लायक नहीं है। हो सकता है इससे बेटर स्कीम एक कैटेगरी में मिले, लेकिन फिलहाल चेंज करने लायक मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि चेंज करना है। मैंने नोटिस किया अमूमन लोगों के पास जो पोर्टफोलियो है ना, मोर और लेस बैलेंस आजकल लोग ले रहे हैं। इतना समझ में उनको आ गया है कि किस तरीके के फंड होने चाहिए पोर्टफोलियो में। ये बस उनको शायद एक वो चाहिए होता है कंफर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट किसी एक्सपर्ट से जो बता सके कि भाई ये तुम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो इसमें स्वाति मैं सिर्फ एक कमेंट करूंगा, अगर हम ये पोर्टफोलियो बनाते, अगर मैं शुरुआत से, मैं एक फर्क खाली बताना चाह रहा हूँ, अगर शुरू से पोर्टफोलियो बनाते तो शायद मैं ये वाला पोर्टफोलियो नहीं बना के देता। लेकिन मुझे भी लग रहा है इसमें क्योंकि कंटिन्यूइंग है तो मैं चेंज करने की राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बनाते वक्त ये वाला नहीं बनाते। आप कैसे बनाते? तो इसमें क्योंकि 28 साल के हैं, लंबी अवधि है, मैं एक इंडेक्स फंड जरूर इनके पोर्टफोलियो में जोड़ता जो लार्ज कैप होता। फ्लेक्सी कैप इन्होंने ठीक ले रखा है, स्मॉल कैप मैं नहीं देता। आई मीन दैट इज व्हाट आवर ऑलवेज हमारा स्टैंड रहा है कि डेडिकेटेड स्मॉल कैप ना लें। कैनरा इक्विटी हाइब्रिड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इन्वेस्को का इनका कौन सा, हाँ इन्वेस्को मिड कैप है, ये भी मैं नहीं देता उनको। नॉट दैट द स्कीम इज बैड, लेकिन मैं स्कीम नहीं देता। क्वांट का एक्टिव भी नहीं देता। तो मैं क्यों, मतलब ओके नहीं के पीछे की वजह एक लाइन में? हाँ, सो इसमें मैं मिड कैप जरूर इनको एक पोर्टफोलियो देता हूँ, और मिड कैप में आई स्टार्टेड लुकिंग एट इंडेक्स फंड्स अगेन, मतलब तो हम ये मानते जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे गोइंग फर्दर, अभी भी डेटा रिसर्च पे है, बट आई बिलीव कि आगे जाते हुए भी इंडेक्स फंड मिड कैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहेगा। हालांकि बहुत ज्यादा अल्फा अभी मिड कैप एक्टिव फंड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये डाउट है कि 5-10 साल बाद जो स्कीम मैंने ली है क्या वही टॉप पे रहेगी। तो इससे अच्छा मिड कैप इंडेक्स ले लो, तो मुझे वो फंड परफॉर्मेंस का भी टेंशन नहीं होगा। सो मैं पोर्टफोलियो थोड़ा अलग बनाता, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी है तो चेंजेस करने की जरूरत नहीं लग रही। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं यहाँ पे प्रतीक जी का। प्रतीक जी का सवाल था कि इंडेक्स पर आधारित कोई ईएलएसएस फंड है, अगर नहीं तो इसकी वजह क्या है? या तो स्वाति, इंडेक्स फंड का पहले समझिए इंडेक्स फंड है क्या। तो इंडेक्स, पहले तो कोई भी इंडेक्स अगर हम बात करते हैं, इंडेक्स एक रिफ्लेक्शन के लिए बनाया जाता है कि भाई अगर हम देखें कि बैंक इंडेक्स क्या कर रहा है, तो हमें पता है कि जनरली बैंक ऊपर जा रहे हैं। अगर हम लार्ज कैप देख रहे हैं, अगर सेंसेक्स निफ्टी देखते हैं तो उसका एक इंडेक्स है, तो हमें पता है कि मार्केट जनरली ऊपर जा रहा है। आज अगर इंडेक्स सेंसेक्स ऊपर है तो जनरल मार्केट ट्रेंड ऊपर की तरफ था। तो इंडेक्स बनाते वक्त वो क्या करते हैं कि दे ब्रिंग द कॉमन स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, एक इंडेक्स बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर एक फंड बनता है। अब ईएलएस अपने आप में, अगर मार्केट सेगमेंटेशन में हमने एक इंडेक्स बता दिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये मार्केट सेगमेंटेशन हो गया। सेक्टर्स होते हैं, बैंक, एफएमसीजी, आईटी, ये अलग अलग सेक्टर्स हो गए जिसका एक इंडेक्स बनता है। तो एक आइडिया आता है कि आज एफएमसीजी अच्छा कर रहा है कि आईटी अच्छा कर रहा है। और एक होता है थीमेटिक, हो गया ईएसजी वगैरह, थीम्स बनती हैं। अब ईएलएसएस अपने आप में कोई सेक्टर नहीं है। ईएलएसएस क्या है? ईएलएसएस एक रेगुलर इक्विटी स्कीम है। तो इनका सवाल ये था कि बेसिकली एक लार्ज कैप बेस्ड इंडेक्स फंड को आप ईएलएसएस क्यों नहीं बना सकते? करेक्ट। अब मैं यही चीज आपको बताने जा रहा था कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे जो भी इंडेक्स, जो भी आपके ईएलएसएस स्कीम्स हैं, वो बाय एंड लार्ज बीएसई 100 या बीएसई 200 से अटैक किए गए, विच इज अ लार्ज एंड मिड कैप। एक आपको ध्यान होगा राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स आई थी, उसमें भी सरकार ने क्या कहा था, कौन सी कंपनी अगर आप डायरेक्टली शेयर्स खरीद रहे हैं या ईटीएफ खरीद रहे हैं तो कौन सी एलिजिबल है। तो महारत्न, नवरत्न, वो बीएसई 100 की कंपनीज, आप शेयर्स उनकी वो कंपनी से खरीदेंगे तो आप एलिजिबल होते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए। तो आइडियली सरकार भी ये देखती है कि टैक्स बेनिफिट दिखा के कोई ना इक्विटी में खाली उसके लिए इन्वेस्ट ना करें, वो समझे भी, और करे तो अच्छी कंपनीज में करें। तो ये राइट है कि अगर ईएलएसएस, आप एक मान लीजिए आप एक सेंसेक्स फंड को ईएलएसएस के लिए नोटिफाई करा ले सीबीडीटी से, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीबीडीटी पे जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे नोटिफाई करके दीजिए कि अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलेगा। सो दैट अप्रूवल कम्स फ्रॉम द सीबीडीटी। तो वहां से आप इंडेक्स फंड को कर लीजिए नोटिफाई, और वो आपकी इंडेक्स बेस्ड हो गई। तो ये आप कर सकते हैं अगर चाहो तो, अगर एक फंड हाउस नहीं समझा, यही तो आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया भाई। ईएलएसएस फंड में करते हैं तो मुझे पता है कि एटीसी के तहत छूट मिलती है, आप एक अलग तरीका बता रहे हैं कुछ और करने का। नहीं, मैं फंड हाउस की तरफ से बता रहा हूँ। मान आप ईएलएसएस स्कीम में करते हैं, तो एक फंड हाउस है, मान लीजिए आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है,
आईसीआईसीआई ने सीबीडीटी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, जो इनकम टैक्स की जो डिपार्टमेंट की बॉडी है, गॉट इट, हाँ, उधर वो अप्लाई करते हैं कि इन स्कीम को, इस पर्टिकुलर स्कीम को, आईसीआईसीआई टैक्स सेवर जो भी स्कीम है उनकी, लॉन्ग टर्म इक्विटी स्कीम है, उसे आप नोटिफाई करें, उसको अप्रूव करें कि इसमें जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा. सो दैट अप्रूवल फॉर दैट स्कीम कम्स फ्रॉम सीबीडीटी. तो मान लीजिए आईसीआईसीआई अपना सेंसेक्स प्लान को जाके पुटअप करता है और कहता है कि मेरे आईसीआईसीआई सेंसेक्स इंडेक्स फंड जो है, ये सीबीडीटी को लिखता है कि इसे नोटिफाई करके ईएलएसएस बना दीजिए. तो अगर वो करता है तो इंडेक्स फंड आपका, तो वही तो सवाल है ना कि इंडेक्स फंड के ऊपर, मतलब एक तो आपका सारा ईएलएसएस फंड जो वो एक्टिवली मैनेज्ड फंड होता है, राइट? तो सवाल बेसिकली ये है कि भाई कोई फंड हाउस एक सिंपल जैसे कि इंडेक्स फंड होता है वैसा ही उसी को ईएलएसएस फंड में क्यों नहीं, एक पैसिव ईएलएसएस फंड क्यों नहीं है बाजार में? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्वाइट ऑनेस्टली, क्योंकि आप एक समझिए, नहीं एक समझिए एक चीज को, अगर एक सेंसेक्स फंड को इन्होंने ईएलएसएस कर दिया और जिसको जेन्युइनली इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, टैक्स बेनिफिट नहीं लेना है, तो वो फंड हाउस दूसरा ऑफर दे ही नहीं पाएगा उनको, क्योंकि अगर उन्होंने एक सेंसेक्स फंड ऑलरेडी उनके पास है, तो क्यों ब्लॉक करके रखेंगे. दूसरी बात है, एज अ फंड मैनेजर जब आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, मुझे मालूम है कि 3 साल तक के पैसे रिडीम नहीं होने वाले, तो आई कैन टेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ना. आज एक फंड मैनेजर मालूम है 3 साल तक रिडेम्पशन नहीं आने वाला है, तो वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज हो जाता है. उसमें जो कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं वो और लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं, क्योंकि रिडेम्पशन प्रेशर्स नहीं है. तो ईएलएसएस तो एक्टिवली मैनेज हो तो इनफैक्ट बेटर है. I don't know. I kind of I don't agree with this, but we can have a different point of view. मुझे ये लगता है कि एक आया था फ्रैंकलिन का, इफ यू रिमेम्बर, फ्रैंकलिन इंडेक्स टैक्स फंड 2001 में लॉन्च हुआ था. डू यू रिमेम्बर दैट? नहीं, नॉट क्वाइट ऑनेस्ट. और 11 में बंद हो गया था. क्यों बंद हुआ था ये मुझे वजह नहीं पता, लेकिन इकलौता आया था फ्रैंकलिन. इस पे वी विल डू अ डिस्कशन मे बी ऑफ लाइव सेशन, because I still feel कि there is a scope and there should be, और मुझे लगता है कि इसके पीछे वजह कुछ और भी हो सकती है later में भी. चलिए आगे लेते हैं सवाल. हम किनका सवाल ले ले. देखिए पोर्टफोलियो रिलेटेड जो आप क्वेश्चन भेज रहे हैं मोर और लेस सबके जवाब सेम होते हैं, तो गौर से अगर सुन लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा. उसके लिए आप, क्योंकि इंडिविजुअल पोर्टफोलियो वाले सवाल लेंगे तो सिर्फ पोर्टफोलियो वाले ही सवाल हो पाएंगे, और ऑलरेडी हम आधे घंटे हो चुके हैं. राइट टाइम टू इन्वेस्ट लमसम इन निफ्टी बताएं क्विकली. वेल, अगर बहुत लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 10-15 ईयर्स का नजरिया है, तो लमसम कर लीजिए. हो सकता है आपके लमसम करने के बाद मार्केट एक बार गिरे भी, लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं और आपको विश्वास है कि आगे जाते हुए इंडियन इकोनॉमी बेनिफिट प्रोग्रेस करेगी, तो आप बेझिझक डाल दीजिए. सिर्फ ध्यान रखिए कि अगर तुरंत में अगर मार्केट गिरता भी है तो यू शुड हैव द रिस्क एपेटाइट, मतलब फिर आप घबराएं नहीं कि मैंने लमसम क्यों किया. भागत का सॉरी यू वर सेइंग समथिंग. पैसे एक्चुअली इक्विटी में जो बनते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में लमसम पे ही बनते हैं, क्वाइट ऑनेस्टली. एसआईपी वगैरह तो ठीक है. ओके. भगत जी का सवाल है और जरा क्विकली आंसर लेने की कोशिश करेंगे हम. उम्र 29 साल है, पोर्टफोलियो पे राय चाहते हैं, 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं. टाटा डिजिटल एंड निपॉन फार्मा फॉर 1 ईयर, गोल 2 लाख. अच्छा, अपनी शॉर्ट फॉर्म लिखा है भगत जी. आई कांट अंडरस्टैंड. एक जो बीच वाला है, मोतीलाल एलोकेटिव पैसिव अग्रेसिव एफओएफ. मोतीलाल का कौन सा फंड है ये, पैसिव अग्रेसिव एफओएफ? आई डोंट थिंक सो. भगत जी थोड़ा डिटेल में प्लीज, थोड़ा डिटेल में, और पूरे फंड का नाम भेजिएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. और मुझे जो लग रहा है आपका जो 3-3 साल वाला जो गोल है इक्विटी वाला, जो मुझे दिख रहा है, यू हैव टू चेंज द अप्रोच. 1 साल का लिए जो उनका पहला था टाटा डिजिटल वाला और निपॉन फार्मा, उनका टारगेट 1 साल का है. So ये एब्सोल्युटली हाई रिस्क इन्वेस्टर है. और हाई रिस्क से ज्यादा नहीं, ये हाई रिस्क नहीं है. ये ग्रीडी हो रहे हैं. इन्होंने रिटर्न देखा है फार्मा का बीते 1 साल में, और डिजिटल और आईटी वाले का, सेक्टोरल का, और सिर्फ उसी को ध्यान में रख के लग रहा है इनको कि कोविड अभी ये चल ही रहा है, इस साल वही रिटर्न रेप्लिकेट हो सकता है.
हाँ नहीं, वो तो एक्चुअली अगर वो सोचा है तो आई थिंक इट्स सुसाइडल, कि अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देख के आप अगले 1 साल के लिए कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको आईटी सेक्टर में 1 साल बुलिशनेस दिख रहा है और वो उसका आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आई थिंक देन इट्स फाइन। मतलब फिर सेक्टर फंड में आप उसको टाइमिंग कर रहे हो ना, आप ये देख रहे हो कि मुझे ये देखना है कि नेक्स्ट 1 ईयर में आईटी फार्मा Well, अच्छा that could करेगा। also be an approach, हाँ, तो correct. अगर आप एजुकेटेड कॉल ले रहे हैं इट्स फाइन, अगर आपने सिर्फ पास्ट रिटर्न देख के किया है तो आई थिंक इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम विच आपको चेंज करनी चाहिए। Okay, let's एक दो सवाल और जो हमने रखे हुए थे आज, पता नहीं सवाल ज्यादा नहीं ले पाए हम। विक्रम जी का सवाल ले लेते हैं, क्विकली बता दीजिए। उन्होंने पूछा है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फंड एलोकेशन को रिव्यू करने के लिए 5-6 साल के बाद अगर किसी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो क्या करना चाहिए हर्ष? सो वेल, आप स्कीम को ट्रैक जरूर करेंगे और 5-6 साल बाद आपको लगता है कि कंटिन्यूसली स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो नेचुरली आप उसमें से निकलेंगे। अब निकलने का दो तरीका है, एक है कि आप आगे का इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं कि फ्रेश मैं इस स्कीम में नहीं डालूंगा, मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। और दूसरा एक होता है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसे हैं उनके क्या करूं। तो उसमें भी आपको देखना होगा कि क्या इतना बुरा परफॉर्मेंस है कि मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में निकाल के स्विच कर लूं। और अगर वैसा लग रहा है तो प्लीज बेहिचक करिए, इसमें कोई भी आपको लगाव नहीं रखना चाहिए कि भाई मैं अभी तक करते आ रहा हूँ, वो नहीं रखना है आपको। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, क्योंकि ये चीज हमने स्वाति स्टॉक्स में देखते हैं, जो स्पेसिफिक शेयर खरीदते हैं ना, तो वो उससे लगाव में आ जाते हैं भाई, फिर वो निकाला, वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड में थैंकफुली ये नहीं होता, क्योंकि आप शेयर डायरेक्टली नहीं खरीद रहे। तो आप बेहिचक निकलिए उसमें से। अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो यस यू विल कम आउट। और मैं तो ये इनफैक्ट ज्यादा इंक्लिनेशन होता है कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स का जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी निकालिए, क्योंकि अगर आप इतने ही अनसेटिस्फाइड हैं कि आप आगे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो पुराना वहां छोड़ के क्या फायदा है। तो आप उसे भी निकाल के नया तरीके से पूरा डिवाइड करके जो आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें आप स्प्लिट करके, लेकिन तुरंत करिए। इसमें एक बिहेवियरल एस्पेक्ट में हाईलाइट करना चाहूंगा। हम बोलते हैं रिव्यू करिए और पोर्टफोलियो में बदलाव करिए। तो इक्विटी में से आप निकल रहे हैं तो तुरंत ही इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें। तो क्या होता है, फिर लोग समझने लग जाते हैं महंगा मार्केट, फिर वो मार्केट टाइमिंग में घुस जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अभी निकाल तो रहा हूँ और मार्केट अगर गिर गया तो टाइम करूंगा। तो वो मत करिए, फ्लैट टू फ्लैट कर दीजिएगा, मतलब निकालिए और तुरंत इन्वेस्ट करिए। ओके, क्विकली एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। प्रशांत रंजन जी का सवाल है, 7,000 रुपए की एसआईपी है एचडीएफसी मिड कैप डायरेक्ट में, एक्सिस ब्लू चिप में 5,000 की। ये दोनों फंड पे राय चाहते हैं। मिड कैप में एचडीएफसी हैज नॉट डन वेल। तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज जो फंड था वो इट्स नॉट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो उसकी जगह पे आप डीएससी मिड कैप जोड़ सकते हैं, या निपॉन इंडिया का निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड जोड़िए। इन दोनों में से कोई भी एक, और एक्सिस का जो ब्लू चिप है वो कंटिन्यू करिए। नीरज राय जी 10,000 रुपए एक्सिस ईएलएसएस में, 5,000 ईच इन मिरा इमर्जिंग एंड मिरा मिड कैप, एसबीआई स्मॉल, कोटक फ्लेक्सी and Invesco Contra. The profit I distribute in Kotak Balanced Advantage and Motilal Oswal Multi-Asset Fund. ओके, सो जो इनको प्रॉफिट हो रही है, इन्होंने अभी एक इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी में, जो प्रॉफिट होती है वो निकाल के वो हाइब्रिड फंड्स में डाल रहे हैं। जो कोटक का बैलेंस एडवांटेज कहा उन्होंने, और मोतीलाल ओसवाल का हाइब्रिड। राइट, व्हाई वुड यू डू दैट? मल्टी एसेट, सॉरी नॉट हाइब्रिड। मल्टी एसेट आप क्यों करेंगे ये स्ट्रेटेजी? अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो प्रॉफिट को कंपाउंड होने दीजिए ना। जो आपकी करेक्ट। प्रॉफिट हो रही है वो आप निकाल के अगर एक कंजर्वेटिव प्रॉफिट बुक करके उसे कंजर्वेटिव करें तो कंपाउंडिंग नहीं होगा ना फिर आपका। कंपाउंडिंग का यही मतलब है कि जो आपका ग्रोथ हो रहा है उस पर और ग्रोथ हो आपको। तो ये स्कीम्स एग्जिस्टिंग ठीक लग रही हैं, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग एंड गोइंग इनटू कंजर्वेटिव वो मत करिए आप। ओके, आई थिंक हमने ऑलरेडी 10:30 पे शुरू किया था, 9:30 पे शुरू किया था, 10 से 11 हो गए। हर्ष शुक्रिया, आज सभी सवालों के जवाब, सभी तो नहीं लेकिन ज्यादा जितने भी दे सके आपने आज हमने लिए उनके जवाब देने के लिए। और अगली बार से प्लीज 4 नेटवर्क के साथ मत बैठिएगा, एक के साथ बैठिएगा ताकि हम क्विकली शुरू कर सकें और वक्त पे खत्म कर सकें। ठीक है। हालांकि ये टीवी नहीं है लेकिन फिर भी लंबे लंबे वीडियो पे बड़े कमेंट आते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। ठीक है, ओके। आप चाहें तो आप एग्जिट ले सकते हैं, मैं क्विकली 1 मिनट और लूंगी एंड देन आई विल से गुड बाय टू एवरीवन। ओके, थैंक यू थैंक यू स्वाति। सो मच, गुड नाइट। ओके,
तो यहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ है। अगर आप हर्ष से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनको कांटेक्ट करने के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी। आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हर्ष के पास पहुंच सकते हैं। और आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टा पे तो वो लिंक भी नीचे रहेगा। जो हमारी ईमेल आईडी है वो भी नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टाइम स्टैम्प थोड़ा सा टाइम लगता है देने में, लेकिन वो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगले 1 घंटे के अंदर मोस्ट प्रोबेबली। और वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट, सबसे ऊपर वाला कमेंट है वो वहां पर भी दिख जाएगा। और सवाल हालांकि कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि देखिए, आप सिर्फ पोर्टफोलियो वाले सवाल भेजेंगे। मैं चाहती हूँ ऐसे सवाल लेना जिसके जवाब से आपका आपका ज्ञान बढ़े, आपको आपकी नॉलेज बढ़े म्यूचुअल फंड या आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। अगर स्पेसिफिक एक ने पूछा कि मेरे पास ये फंड है, ठीक है कि नहीं, एक ने पूछा मेरे पास ये फंड है, ठीक है कि नहीं, तो उन दोनों को तो जवाब हाँ ठीक है या फिर चलो ठीक नहीं चेंज कर लो। बाकियों को क्या मिल रहा है इसमें, कुछ नहीं। तो सवाल थोड़ा सा उस दायरे से बाहर निकलिए। अब आपने जो फंड, अगर आपने एक्सपर्ट्स को सुना है, पढ़ के समझ के लिया है, तो आई एम श्योर आप अच्छा ले रहे होंगे। तो थोड़ा उस दायरे से बाहर निकलिए और सवाल थोड़ा जेनरिक रखिए, स्पेसिफिक रखिए, जहां पे लोगों को सीखने का मौका मिले। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज वो कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। टेक केयर।